नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और आज हम अपनी इस सेशन में डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मौलिक अधिकार एक तरीके से समझिए कि संविधान का वो हिस्सा है कि अगर ये मौलिक अधिकार न होते तो सरकारें इतनी ताकतवर हैं, इतनी अथाह ताकत है उनके पास कि वो कुछ सेकंड लगते जनता के अधिकारों को दबाने में। आप सोचिए कि एक छोटे पद पे बैठा सरकारी कर्मचारी अपने ईगो में, अपने अहंकार में कितना ताकतवर महसूस करता है जब वो लोगों को दबाव में लेता है, उसको अपने पद का दुरुपयोग करके जब करप्शन करता है। तो सोचिए कि अगर एक अदना सा सरकारी कर्मचारी, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करके और गलत यूज कर सकता है, अगर उसको ताकत का एहसास हो सकता है, तो जो बड़े पदों पे बैठा व्यक्ति है, जो सरकार चला रहा है, जो पीएम है, जो सीएम है, जो जुडिशरी में है, न्यायपालिका में है, जो विधानसभाओं में है, एमपी है, एमएलए है, कितना ताकतवर महसूस करता होगा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स खाली ऐसे ही उठा के संविधान में नहीं रख दिए गए। लोग कहते हैं कि इसको हमने यूनाइटेड नेशंस से लिया, इसको हमने अमेरिका से लिया। There are accusations made by critics that fundamental rights adopted from the United States, adopted from the United Nations charters, but this is not true. Fundamental rights is a tool to protect against the state authorities, to protect against the most powerful people in this country. Fundamental right is to protect rights of common citizens. Fundamental right is a tool to create a safety tool for the common people. ये फंडामेंटल राइट्स इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये ना हो तो हमारे लिए एक नागरिक के अधिकारों को महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी की बात हमारे संविधान में की गई है और इसको खाली हम विदेशों से नहीं लाए, ये तो हमने जब 200 वर्षों की गुलामी झेली, अंग्रेजों ने जब देश में औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की, तब जाके ये हमने महसूस किया कि फंडामेंटल राइट कितने मजबूत होने चाहिए। और इसको देखते हुए भले ही हमने प्रेरणा कहीं से ली हो, इंस्पायर्ड हुए हों, लेकिन हमारा अपना खुद का अनुभव था कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल around 200 years, we suppressed by the British colonizers, all our fundamental rights as a citizen were suspended. And that's why Constituent Assembly members, founding fathers of the Constitution, believed there must be a strong fundamental rights provision इन दी आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए। अब ये कहा गया कि भाई अगर ये फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स का कुछ व्यवस्था भी बना दिया गया। कहा गया कि संविधान के भाग 3 में हमें आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक में फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। अब ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, एक तरीके से इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो है क्या ये, इनका नेचर निगेटिव होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट लॉज फॉर द सिटीजन्स। अब ये है क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध सुरक्षा है नागरिकों के लिए। भाई जो बड़े बड़े पदों पे बैठा है उससे अगर सुरक्षित महसूस करना है तो हमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था चाहिए। और साफ साफ लिख दिया गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करने चाहिए, ये सिक्योर होने चाहिए, मतलब कांट बी सस्पेंडेड। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई एब्सोल्यूट बात है, कोई अगर राष्ट्र का विषय होगा, कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, कोई मोरालिटी की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, कोई
एक तरीके से पब्लिक ऑर्डर की बात होगी, कानून व्यवस्था की बात होगी, तब तो आपके फंडामेंटल राइट्स कैंसल हो जाएँगे। अब मान लीजिए देश में इमरजेंसी लगी है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी, तो आपके अधिकार खत्म हो जाएँगे। अगर देश में मान लीजिए कि कोई मार्शल लॉ लगा है, सेना का शासन चल रहा है, मान लीजिए कोई भी ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर है, पंजाब है, पहले होता रहता था, तो यहाँ पे अगर मार्शल लॉ है तो आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। अगर इसीलिए मैंने कहा क्रॉस, अगर आपने मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, उसमें आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। अगर किसी भी तरीके की आपने कोई ऐसी, जैसे आपने कहा कि जी हमको अधिकार है, मौलिक अधिकार कुछ भी बोलने का, तो आप अश्लील बातें नहीं बोल सकते। आपको कहा गया कि भाई आपको अधिकार है अपने को एक्सप्रेस करने का, किसी भी तरीके के कपड़े पहनने का, तो ऐसा नहीं कि आपने ऑब्सीन एक्ट करना शुरू कर दिया पब्लिकली। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोविजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, कानून व्यवस्था। अब ये नहीं कि आपने कहा कि जी हमको अधिकार है हथियार लेके घूमने का, और आपने कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर दिया, राष्ट्र की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब वो ग्राउंड है जिसके ऊपर आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आम तौर पे इसके लिए सुरक्षा दी गई है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड। अगर कोई बहुत खास बात है तब तो कर सकते हैं, लेकिन एक और बात जोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 20 और आर्टिकल 20 और 21 ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में, एनी हाउ। अब इसमें क्या दिया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये जो हमने देखिए, कोई भी सिविल सर्विसेज के लिए जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी ओवरऑल समझते हैं कि ये प्री मेंस इंटरव्यू के लिए कितना जरूरी है, ये टॉपिक भी वैसा ही है। सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से एक्सप्लेनेशन का पार्ट भी पता होना चाहिए, इंटरव्यू के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई सरकार आपके ऊपर बहुत तरीके के नियम लगा रही है, तो ये तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मेरा मन, जो मैं खाऊं, जो मैं पहनूं, जो मैं बोलूं, सरकार क्यों रोक लगाएगी? तो इस तरीके के जब आपको जवाब देने पड़ेंगे, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो किसी भी लेवल पे आप सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो देर इज अ नेसेसरी थिंग कि यू नो व्हाट इज दिस। आपसे कहा गया राइट टू लाइफ में कि भाई अनुच्छेद 21 ए में, आर्टिकल 21 ए में कह दिया गया कि राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कह दिया गया कि निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, फ्री एंड फ्री अवेलेबिलिटी होगी और फेयर तरीके से उनको मिलेगा, कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, अनिवार्य शिक्षा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें ये गरीबों के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई रिच व्यक्ति चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ये जो कानून बना रही है, अभी इसमें जैसे हमने राइट टू प्राइवेसी जोड़ दिया है अनुच्छेद 21 में, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जोड़ दिया है, गोपनीयता का अधिकार, कि भाई हम कुछ बातें गोपनीय भी रख सकते हैं, और इसीलिए सरकार हमारे डॉक्यूमेंट का मिसयूज नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति हमारे आधार कार्ड का या पैन कार्ड का या जो भी गोपनीय हमारी चर्चाएं हैं, बातचीत है, उसका मिसयूज नहीं कर सकती है। सरकार हमारी फोन की टैपिंग नहीं करा सकती है लीगल तरीके से, उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राइट टू प्राइवेसी के अधिकार अनुच्छेद 21 में जोड़ दिए गए। कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के जमाने जैसा किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, जीवन की मर्यादा होनी चाहिए। इसी के तहत बच्चों को अ, अ, खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करने से रोकने के लिए प्रोविजन बनाए गए, दहेज को प्रोहिबिट करने की बात की गई, एक तरीके से भ्रूण हत्या या फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया, प्रीनेटाल टेस्ट को बैन किया गया। तो ये सब बातें की गई। कहा गया कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो तो उनको पेड लीव मिलेगी 2 बच्चों तक। तो ये सब क्या है, डिग्निफाइड लाइफ की परिभाषा है। अब दिल्ली में एक्यूआई बढ़ा हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी तो हमारे मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का, जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। तो ये सब बहुत सारी बातें आर्टिकल 21 में धीरे-धीरे आती जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजंस के थ्रू ऐड कराता है। तो एक तो ये नहीं सस्पेंड होगा, और एक है आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 20 एक तरीके से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या है भाई, कि आपको
कहा गया कि एक ही अपराध में 2 बार सजा नहीं होगी। मान लीजिए एक ही तरीके का आपने एक जगह से टीवी कहीं ली और दूसरी जगह से कहीं टीवी चुराई किसी चोर ने और पता लगा कि दोनों को जोड़ के, जैसा अमेरिका में होता है आपने सुना होगा, 200 वर्षों की सजा दे दी गई। तो अगर उसने एक ही तरीके के 10 अपराध किए हैं, तो अगर 10-10 साल सजा है उसकी, तो सब जगह का जोड़ देंगे 10-10, 10-10 करके, तो 100 साल हो जाएगा। भारत में ऐसा नहीं है, अगर आपने टीवी 2 जगह से चुराई है, तो जो मैक्सिमम वाली सजा होगी आपको मिल जाएगी जिस राज्य के हिसाब से, ठीक है? तो इसमें कहा गया कि नो डबल जियोपर्डी, दोहरी सजा से बचाव, कि अब ये नहीं कि आपने कह दिया कि फंडामेंटल राइट हम सस्पेंड करते हैं और कोई भी आधार बना के कह दिया कि आपको दोहरी सजा दी जाती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा मूवीज में कि खुद के विरुद्ध गवाही देने से बचाव। मान लीजिए कि आपको पुलिस ने 3rd डिग्री लगा दी और आपसे कुबुलवा लिया कि आपने ही ये जुर्म किया है। होता है, पुलिस ब्रुटैलिटी होती है कई बार। बेगुनाहों को भी 50% तो बेगुनाह ही होते हैं। तो देयर इज अ प्रोविजन, अंग्रेजों के जमाने में होता था, दैट्स व्हाई इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर द प्रेशर ऑफ पुलिस बिकॉज ऑफ 3rd डिग्री। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये अपराध किया, बाद में कोर्ट के सामने जाके आप कह सकते हैं कि जी मैंने अपराध नहीं किया, मुझसे 3rd डिग्री लगा के अपराध कबूलवाया गया है, तो सब निरस्त हो जाएगा, आपने सुना होगा। फिर इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। फिर कहा गया कि नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। इसका क्या मतलब है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब है कि पूर्वगामी कानून नहीं होंगे। पूर्वगामी का मतलब कि आज की डेट में कोई भी कानून भविष्य लक्ष्य होगा, फ्यूचरिस्टिक लॉ होगा। आज की डेट में कोई कानून बनता है तो भविष्य के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि आज ही से आपने लागू कर दिया और अब मान लीजिए आज कह दिया जाए कि पेन से लिखना गुनाह है, तो अब किसी ने आज तक लिखा है या पीछे लिखा है तो उसको पीछे के आधार पे जेल में नहीं करेंगे। हो सकता है कि आगे चल के उसके ऊपर निर्णय लिया जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू कर दिया तो अब ये कानून कब से लागू माना जाएगा? जब से वो अस्तित्व में आया है। तभी तो बोलती है सरकार कि आज 12 बजे के बाद से ये लागू होगा, जैसे डिमोनेटाइजेशन में किया था। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब जो अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब ये सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप के ये सब सवाल होते हैं और आपको जानना चाहिए। इसी में एक राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको कि हटा दिया गया अनुच्छेद 31 में और आर्टिकल 19 में। राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, उसमें बड़ा विवाद होने लगा। बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे तो उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उसको हटा दिया गया 1978। तो यहाँ पे अब हमारे पास देखिए राइट टू इक्वालिटी कहा गया कि हमने प्रियम्बल देखा तो उसमें लिखा है कि भाई इक्वालिटी हम देना चाहते हैं, हम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देना चाहते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। फिर कहा गया कि हम एक तरीके से राइट टू लिबर्टी देना चाहते हैं, राइट टू लिबर्टी। तो राइट टू लिबर्टी का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से बेसिकली ये आर्टिकल 19 से लेके अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक है। और तीसरा अधिकार कहा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। एक तरीके का प्रोटेक्शन है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी और भारत के समाज का ढांचा भी ऐसा था कि बहुत सारा शोषण होता था। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 एंड 24 ये सब आपको मुंह रटा होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर नहीं होगा तो आपको चीजों को एनालाइज करने में दिक्कत होगी। फिर कहा गया कि रिलीजियस जो फ्रीडम है हमारे पास, जो एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 आर्टिकल तक ये दिया गया है। फिर कहा गया कि माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं वो भी होने चाहिए, माइनॉरिटीज के अधिकार होने चाहिए। तो उसके लिए जो अल्पसंख्यक हैं, भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम, सिख,
देखिए धर्म के आधार पे आरक्षण, धर्म के आधार पे यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं, जाति के आधार पे नहीं। तो धर्म के आधार पे वही मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई यही लोग हैं, पारसी। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 और 30 ये दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इस तरीके की बातें। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना के उसमें पूजा पद्धति निर्धारित कर सकते हैं, ये सब कल्चरल राइट्स दी गई है। और छठा है, टोटल 7 थे, मैंने बताया आर्टिकल 31 का प्रॉपर्टी राइट्स हटा दिया गया। और छठा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसी को अंबेडकर साहब कहते थे कि जब तक ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 इसी के अंतर्गत वो हैबियस कॉर्पस आप देखते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, क्यो वारंटो, इस तरीके की बातें जो दिखती हैं आपको, तो वो क्या है कि एक लाइन में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के ऊपर सुनवाई कर सकता है और अंतिम फैसला दे सकता है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। Whenever your fundamental rights is under threat by the state authorities, even government, parliament, any state bodies, judiciary, then you can file a petition in the Supreme Court directly in the case of fundamental rights and you ask, then is it okay or not? Is it valid or not? इसमें आपके पास एक अधिकार है कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, न्यायपालिका खुद कर रही है, कोई यूनिवर्सिटी कर रही है, कोई कोई सरकारी संस्था कर रही है, जहां 1 रुपया भी सरकार का जा रहा है वो सरकारी संस्था ही मानी जाएगी। तो कहीं भी कुछ होगा तो वहां पे आप जा सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यहां तक कि कोई प्राइवेट संस्था भी हो, आपसे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे भेदभाव कर रही है, तो आप जाके यहाँ पे अपनी बातों को आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से फैसला देगी। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड दैट इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए 14 से 32 तक में ही मौलिक अधिकार है, बाकी तो अनुच्छेद 12 और 13 में तो लिखा गया है कि अब बेसिकली कहा गया कि संविधान है क्या, तो मतलब मौलिक अधिकार है क्या। तो ये समझिए कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट है। तो एक लाइन में देखिए ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ जाएंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट लॉज, राज्य के कानूनों के विरुद्ध एक तरीके का सुरक्षा दिया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें बताया गया है राज्य क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और यहां बताया गया है कि लॉ क्या है। इसी में जुडिशियल रिव्यू की भी बात है, जुडिशियल रिव्यू, और यहीं से सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिल जाता है कि वो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। ये अमेरिकन संविधान का एक लक्षण है, जुडिशियल रिव्यू, और यही आर्टिकल में लिखा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, कि अगर संसद या कोई भी संस्था, सरकार या कोई भी, उससे अगर फंडिंग मिल रही हो या कोई प्राइवेट संस्था ऐसा कोई कानून बना देते हैं जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो तुरंत मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। हाई कोर्ट भी सुनवाई करती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तो सर्वोच्च है। अब मान लीजिए कि कल की डेट में सरकार कह दे कि आपको कोई वीडियो नहीं बनानी है, चाहे शिक्षा का हो चाहे किसी चीज का हो, ना बने, तो तुरंत लोग भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि भाई हमारी गलती क्या है, हमने तो कोई देश विरुद्ध कार्य किया नहीं। सरकार कह दे कि भाई ये अवैध होगा, 10 साल की सजा होगी। आप गए जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना मसला रखा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, आप कैसे रोक सकते हैं। तो ऐसे ही ये अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी कानून, अगर पार्लियामेंट बना देती है, यूनिवर्सिटी बना देती है, राज्य की विधायिका बना देती है, सीएम पीएम बना दे, कुछ भी, कोई यूनिवर्सिटी बना देती है, प्राइवेट संस्था बना देती है, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रही है तो तुरंत उस हिस्से को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये इतना बड़ा अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है।
न्यायिक पुनर्विलोकन, ये विचार हमने अमेरिका की संविधान से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है, तो वही है जो हमारी सरकार है, हमारी खुद की जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, संसद है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य की विधायिका है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ हो, एटसेट्रा, जो भी 1 रुपया भी सरकार से लेती है वो सब राज्य है। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट संस्था भी है, वो भी अगर कोई उल्टा सीधा निर्णय देगी तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। तो 12 में दिया गया है स्टेट की परिभाषा, राज्य में क्या क्या संस्थाएं आएंगी, इनके विरुद्ध अगर ये कोई कानून बनाती है, किसी बच्चे को कह दिया तुम्हारी जाति नहीं है इसमें एडमिशन लेने की, तो भागे भागे जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट, जाके कहेगा अनुच्छेद 32 के तहत कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, बिकॉज यूनिवर्सिटी रिफ्यूज टू गिव मी एडमिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। So please Supreme Court, you should hear me, and Supreme Court will review this petition under the Article 30, use of 30 and 32। 13 का यूज करेगी, 32 का यूज करेगी, सुनवाई करेगी, फैसला दे देगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 14, अब देखिए ये सब तो पूरा पता लग गया। आर्टिकल 33 में लिख दिया कि भाई कि भाई कोई सिक्योरिटी फोर्स है, मान लीजिए पुलिस है, सेना है, अब ये फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर सकती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो लोग करेंगे तो मान लीजिए हड़ताल कर दिया, छुट्टी कर दी, तो देश की व्यवस्था रुक जाएगी, सीमा पे हमला हो जाएगा, इसलिए उनको अधिकार नहीं मिला है। अगर वो वर्दी उतार देते हैं तो उनको मौलिक अधिकार है। अगर वर्दी पहन के कहते हैं कि पुलिस स्ट्राइक पे जा रही है, सेना स्ट्राइक पे जा रही है, ये संभव नहीं है। अनुच्छेद 34 में लिखा है कि कोर्ट मार्शल वाली बात, कि देश में अगर कोर्ट मार्शल लगेगा तो मौलिक अधिकार समाप्ति हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी 20-21 बना रहेगा। खैर, तो 14 से 32 तक में ही मेन अधिकार दिए गए हैं। अब एक बात देखिए कि यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि ये तो माइनॉरिटीज के अधिकार हो गए, यहाँ पे अब देखिए कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में कह दिया गया कि भाई इक्वालिटी ऑफ लॉ, कानून की समानता होगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब लोग कानून के समक्ष बराबर होंगे और सबको समान संरक्षण मिलेगा। सरकारी वकील मिलता है, आमतौर पे सबको सहायता मिलती है कानूनी। आर्टिकल 14 में कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ लॉ, मतलब कोई प्रधानमंत्री हो, कुछ हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वो सब लोग कानून के बराबर हैं। और यही वजह है कि आशाराम बापू और गुरुमीत राम रहीम और रामपाल जी महाराज, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े गुरु हैं जिनके आगे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सब पे अपना सर झुकाते थे, और सब जेल की हवा खा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, हालांकि कुछ भाग भी जाते हैं माल्या जैसे, लेकिन वो सब बराबर ही हो जाएंगे जब कानून के चपेटे में आएंगे। तो आर्टिकल 15 कहता है कि भाई समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिले। हालांकि रिजर्वेशन है, लेकिन वो इसलिए है ताकि बराबरी पे सबको लाया जा सके। तो सोशल इक्वालिटी की बात हो रही है, सामाजिक समानता की बात हो रही है कि किसी भी आधार पर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, लैंग्वेज, भाषा, धर्म, जाति, जन्म स्थान, ये सब लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल 15 में लिखा गया है। 16 में क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि उसमें भी रिजर्वेशन है, वो निचली जातियों को लाने के लिए, जो लोग बहुत लंबे समय तक अलग रहे व्यवस्था से, तो उनके लिए है कि भाई समान रोजगार की व्यवस्था हो जाए। 17 में अनटचेबिलिटी, माने छुआछूत पहले बहुत होती थी। विवेकानंद कहते थे कि छुआछूत इतना घर कर गया है कि अब हम लोग इसी आधार पे इंसान का चरित्र निर्धारित कर देते हैं। तो अनटचेबिलिटी was a greatest sin of the Indian history until yet we have faced, especially in the villages, गांव में ज्यादा दिखता है ये। तो छुआछूत की भावना को प्रोहिबिट कर दिया गया। किसी को आपने जाति सूचक शब्द यूज किए तो बस आपका काम हो गया, पकड़े ही जाओगे। अनुच्छेद 18 कहता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, पहले अंग्रेज लोग खान बहादुर, राय बहादुर, बड़ी बड़ी टाइटल्स देके अपने पक्ष में करवा लेते थे। अब केवल मिलिट्री और एजुकेशन, डॉक्टर हैं आप लगा सकते हैं टाइटल, ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बाकी और कोई नहीं लगाएगा राय बहादुर, खान बहादुर, यहाँ तक कि भारत रत्न वाला टाइटल भी अपने पास लगा नहीं सकते हैं।
तो ये सब राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में वही है स्वतंत्रता का अधिकार की कहीं भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी असेंबली करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, रोजगार चुनने की स्वतंत्रता, यही सब है। राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ भी था, इसको हटा दिया गया था। देयर आर मेनी राइट्स इन द आर्टिकल 19 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जैसा ही है। तो अनुच्छेद 19 में वही है कि भाई विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी में आती है, लेकिन सारी स्वतंत्रताओं के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस है, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनुच्छेद 20 मैंने बता ही दिया था। 21 में है भाई राइट टू लाइफ, वो भी मैंने बता ही दिया है। अनुच्छेद 22 में है कि भाई किसी को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में जैसे कि यूएपीए लगा के या एनएसए लगा के, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या आतंकवाद निरोधक कानून लगा के किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसमें आमतौर पे ये फंडामेंटल राइट्स नहीं काम करते हैं। हालांकि उसमें प्रोविजन है, हाईकोर्ट जांच करती है, फिर बताती है कि सही तरीके से लगाया कि नहीं। आपने रासुका सुना होगा, एक लालू यादव जी की बेटी है मीसा, वो पहले एक कानून हुआ करता था, खत्म हो गया। एक पोटा कानून था जिसमें संजय दत्त बंद हुए थे। मीसा भारती का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय लालू यादव इमरजेंसी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बंद थे। ही वाज अरेस्टेड, सो दैट इज द केस। ठीक है, अब देखिए तो 22 हो गया। 23-24 में वही है कि एक्सप्लॉयटेशन को रोका गया है। जैसे आर्टिकल 23 कहता है कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक देते हैं, बेगारी को रोक देते हैं, मानव देह व्यापार को रोक देते हैं, अंगों की तस्करी रोक देते हैं, किसी से मुफ्त में काम कराने को रोक देते हैं, फोर्स्ड लेबर जिसे कहते हैं। आर्टिकल 24 में है कि बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोक देते हैं। हालाँकि ये सब है कानून, लेकिन पूरा लागू नहीं हो पाता है। तो आज भी देखिए चाय की दुकानों पे बच्चे दिखाई देते हैं। वी हैव सीन मेनी टाइम्स दोज़ हू आर माइनर, दे आर वर्किंग एंड ब्रूटली ट्रीटेड बाय देयर पेट्रॉन्स, ओनर्स। तो बड़ा उनको मुश्किल से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, ये एक समस्या है। तो लेकिन हाँ, कानून बने हैं बहुत सारे और कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हाँ, 100% नहीं काम कर रहा है, वो सुधार की उसमें ज़रूरत है। 25 से 28 में वही धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम, कि भई अ, एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोपेगेट एंड एडवर्टाइज़ देयर रिलिजन। सबको अधिकार है अपने धर्म को प्रचार करने का, उसको मानने का, सेल्फ बिलीफ का, कोई धर्म का हो। हाँ, जब तक अब पता लगे कि आतंकी कार्रवाई करने के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। 26 में भी ऐसा ही है कि भाई आप जो है पूरी व्यवस्था को देख सकते हैं, पूरा रिलीजियन से जुड़ा हुआ मसला है। 27 में टैक्स की छूट है, ठीक है। तो इसी तरीके से माने रिलीजियस काम करते हैं तो बाबा बाबा लोग का देखा होगा, करोड़ों में चढ़ावा आता है और बड़ा वो लेविश लाइफ जीते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो उनका टैक्स का छूट मिल जाता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, तो कुल ले देके संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है। कुछ कमियां भी हैं, लेकिन इसीलिए संशोधन की व्यवस्था रखी गई है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, कि कोई गड़बड़ी हो तो उसको हम सुधार लें। तो ये एक तरीके से पूरा जो आपको फंडामेंटल राइट का मैंने एक क्रक्स बताया, एक सेंट्रल आइडिया बताया, एक एक मूल विचारधारा बताई, तो वो किस लिए है कि आपके दिमाग में फिर से वही बात कि टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पूरी चीज एक ही बार में याद हो जाए। हालांकि जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे तो एक एक आर्टिकल के ऊपर 100 तरीके की चर्चाएं करेंगे, लेकिन ये एक सेंट्रल आइडिया बनाने की कोशिश है। वी आर ट्राइंग टू मेक अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक विच इज रिलेवेंट फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज। आपके पास एक लमसम आइडिया हो, जैसे आपसे कोई कहे मौलिक अधिकार, तो आपको दिमाग में उठना चाहिए कि अच्छा ये पार्ट 3 में है, या इसमें 12 से 35 तक कुछ कुछ उठना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता कहाँ आती है? अच्छा, जो लोग फैशन मॉडलिंग कर रहे हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, न्यूडिटी को बढ़ा रहे हैं, नग्नता बढ़ा रहे हैं, अश्लीलता बढ़ा रहे हैं, क्या वो भी फंडामेंटल राइट है? आपके दिमाग में सवाल उठे, दैट इज द नीड ऑफ योर एग्जाम। क्योंकि आप रट्टा लगा के सिविल सर्विसेज में, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में तो क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी एक सामान्य सोच ना बने उस टॉपिक के ऊपर। और सोच बनाने के लिए एक सेंट्रल आइडिया दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसी ही बातें हम करते रहेंगे। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ वी आर only discussing central idea of the chapters, then how you should prepare polity topics for the civil services examination। आप हम यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं कि सिविल सेवाओं के लिए पॉलिटी की तैयारी कैसे करें और कैसे मुद्दे को एक सेंट्रल आइडिया में बांध दें। तो मिलते हैं अपनी अगली सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।